तो हे गाइस, आज की वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 6 सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएवी पब्लिक स्कूल उड़ीसा जोन 2 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं ये क्वेश्चन पेपर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। एंड आज की इस वीडियो में हम लोग इसका सोल्यूशन के साथ क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। तो तैयार हो जाओ, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लेना, जो भी करना है कर लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे क्लास 6 सोशल साइंस का, ठीक है। फिर से बोलो, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल भी मत देखना, पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना, क्योंकि बीच में मैं कुछ आपको बताऊंगा भी, ठीक है। इसकी कर देते तो फिर आपको लोग बोलोगे यार एग्जाम में क्वेश्चन पेपर ये नहीं आता वो नहीं आता। एंड ध्यान से क्वेश्चन पेपर को देखना, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स है, तो ये इसलिए मैं आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो अलग होता तो मैं नहीं डालता, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर इसलिए डाल रहा हूँ। इस वीडियो को लाइक एम टारगेट है 100 लाइक एम, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना, ठीक है। चैनल ने सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना। तो अभी हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखना, ठीक है। तभी आपको समझ में आएगा ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, काफ़ी अच्छा से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आइए यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे टिक दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, या फिर कह लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम लोग का काफी सारा यहाँ पर सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोला है ऑन 2 दिसंबर 22 दिसंबर को द सन रेज आर वर्टिकल एट द। सन रेज जो होता है वो वर्टिकल कहाँ पर होता है, ध्यान रखना 22 दिसंबर को। तो इक्वेटर तो हो नहीं सकता, तो ये रिजेक्ट हो जाता है। आर्टिक सर्कल भी नहीं होता, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी नहीं होता, तो बच्चा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो हम लोग का सबसे पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे गलती भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोला विच कंटिनेंट इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंटिनेंट। सो आखिर ऐसा कौन सा कंटिनेंट है, कंट्री नहीं, कंटिनेंट, पूरा एक महादेश जो कि सबसे ज्यादा एडवांस है, मोस्ट एडवांस एंड इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। एडवांस के साथ साथ जो है वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री भी है। तो अगर यहाँ पर सिर्फ एडवांस लिखा रहता तो हम लोग यूरोप सही मान सकते थे, बट यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड लिखा है, मीन्स आर्थिक स्थिति से भी वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गए। तो इस हिसाब से हम लोग का इसका आंसर जो होगा वो नॉर्थ अमेरिका हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है विच इज द हाईएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयाज। कौन है आखिर हाईएस्ट रेंज ऑफ हिमालयाज। सो यहाँ पर हिमाचल है, शिवालिक है, जस्कर है, पर हम लोग का हिमाद्री जो है वो सही आंसर, ठीक है। अब देखो इसको क्वेश्चन बदल के भी दे सकता है, हिमाद्री की जगह द ग्रेट हिमालयंस भी दे देगा, ठीक है। तो दोनों सेम होता है, द ग्रेट हिमालय बोलो या फिर हिमाद्री, दोनों का बात सेम हुआ, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इन विच एरियाज आर द राइनोसोर्स फाउंड। तो कौन एरिया पे राइनासोर जो होते हैं वो पाए जाते हैं। तो पाए तो काफ़ी जगह जाते हैं, बट इंडिया में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, जितना यहाँ पर गिर फॉरेस्ट है, तो गिर फॉरेस्ट में तो हम लोग का राइनासोर नहीं पाए जाते, वहाँ पर टाइगर चीता ऐसा पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वाम्स ऑफ आसाम। तो आसाम में जो होता है राइनासोर पाए जाते हैं। तो ये एक नेशनल पार्क है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 5। द पांड्यास सेट अप देयर कैपिटल एट। सो पांड्यास जो होते हैं तो वो अपना कैपिटल कहाँ पर बनाए थे, तो इसका आंसर मदुरई हो जाएगा, या फिर मदुराई बोल लो, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है द यूज ऑफ हेलमेट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। तो इसका आंसर था पर्थियंस हो जाएगा, ठीक है, या पार्थियंस बोल लो, दोनों एक ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है विच इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। तो नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता था। घटोत्कच को तो बोला नहीं जाता था, चंद्रगुप्ता को भी नहीं बोला जाता था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्ता, ठीक है। तो समुद्रगुप्ता हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग का काफी सारा ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है। तो यहाँ पर जो हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है नेम द चाइनीज ट्रेवलर। वैसा चाइनीज ट्रेवलर का नाम बताना है जो कि हम लोग का चाइना से इंडिया आया था ड्यूरिंग हर्षवर्धन रूलर, या फिर हर्षा रूलर, ठीक है। तो इनका पूरा नाम हर्षवर्धन था। तो हर्षवर्धन रूल जब करते थे उस समय ऐसा कौन सा चाइनीज ट्रेवलर था जो कि चाइना से इंडिया आया था। तो इसका हम लोग का सबसे पहला आंसर वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, हवेन सेंग, ठीक है। तो इसको हम लोग सेंग जेंग भी बोलते थे, जो कि चाइना से इंडिया आए थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8 का A नंबर आंसर, करेक्ट आंसर। तो इसी टाइप से हम लोग 9 क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बोल रहा है द मोस्ट फेमस रॉक कट रथा टेम्पल बिल्ड बाय द पल्लवा रूलर्स कैन स्टिल बी सीन इन। कहाँ पर देखा जाता है, तो इसका हम लोग का देखो तमिलनाडु पे तो देखा नहीं जाता है, उड़ीसा में भी नहीं देखा जाता है, मध्य प्रदेश में भी नहीं देखा जाता है, मीन्स पौंडीचेरी में हम लोग का देखा जाता है। तो इसका आंसर पौंडीचेरी हो जाएगा, ठीक है, जो कि एक अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है बुद्धिज्म स्प्रेड इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड लार्जली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ द किंग। तो यहाँ पर बोला है बुद्धिज्म जो धर्म है वो आखिर पूरी दुनिया में फेमस हो पाया किस किंग की वजह से, मीन्स किस राजा की वजह से पूरी दुनिया में बुद्धिज्म धर्म जो है वो फेमस हो पाया। तो यहाँ पर किंग अशोका इसका करेक्ट आंसर होगा, पहला नंबर हम लोग का करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो 10 का हम लोग का ये अशोका हो जाएगा। 11 क्वेश्चन बोल रहा है द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा हिंदुइज्म। तो हिंदुइज्म जो है दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। तो उसके बाद यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग का सिविक से थोड़ा आ रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ अ पंचायत समिति, ठीक है। पंचायत समिति का जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है उसको कौन देखता है, इज लुक्ड बाय। तो कौन देखता है, तो इसका आंसर हम लोग का देखो सही आंसर तो डिप्यूटी कलेक्टर होता है, ठीक है।
पर यहाँ पर वो दिया हुआ नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इस हिसाब से। अगर हम लोग का डिप्यूटी कलेक्टर दिया हो जाता तो हम लोग का सही आंसर होता है, बट यहाँ के हिसाब से जो है आप लोग ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर मार सकते हो, ठीक है। हालाँकि यहाँ पर जो हम लोग का 13 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोला, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तो द अपेक्स बॉडी ऑफ द पंचायती राज सिस्टम इज़, सो पंचायती राज सिस्टम का जो मेन बॉडी होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो जिला परिषद बोलते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है चेयरपर्सन ऑफ अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इज कॉल्ड, मीन जो हेड होता है या फिर चेयरपर्सन होता है जिसको कि हम लोग हेड को ही चेयरपर्सन बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, ठीक है। ध्यान देना, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोल रहा है तो उसका जो होता है चेयरपर्सन कौन होता है, तो मेयर उसको कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोग का मेयर हो जाएगा। तो ऐसे जो है हम लोग का 14 नंबर का जो टिक द करेक्ट ऑप्शन था, एक मार्क्स का, वो एंड हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर मीन्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन का अब हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं और इसका आंसर भी देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हम लोग का 50 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाई इज द ग्लोब कंसिडर अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ, गिव 3 रीजंस। तो ग्लोब को ही क्यों परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है, अर्थ का, इस धरती में सबसे परफेक्ट जो रिप्रेजेंट करेगा आपको अर्थ का, सबसे अच्छी जो आपको रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा दिखाएगा जो भी दिखाएगा वो ग्लोब ही आपको दिखाएगा। और फिर ग्लोब को ही क्यों बोला जाता है, तो इसके बारे में हम लोग को कोई भी 3 रीजन देना है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और यहाँ से हम लोग कोई भी 3 रीजन दे देंगे तो 3 मार्क्स हमको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। 2 पॉइंट लिखोगे तो सिर्फ 2 ही मार्क्स मिलेगा, ठीक है। बड़ा चाहे जितना भी लिख लो हम लोग को 3 पॉइंट देना ही होगा। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का 50 नंबर का आंसर क्या होगा, हम लोग को कोई भी 3 रीजन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 3 रीजंस क्या है। सबसे पहला देखो, इट इज कंसिडर्ड अ परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन एज इट रिफ्लेक्ट्स ट्रू शेप, डेमोग्राफीज एंड बियरिंग्स। तो हम लोग का पहला क्या हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन करता है और उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसका एकदम ट्रू शेप, उसका डेमोग्राफीज, बियरिंग्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहला पॉइंट, हम लोग को 3 पॉइंट देना है। तो दूसरा देखो यहाँ पर क्या है, दूसरा यहाँ पर देखो, द प्रोपोर्शंस एंड द शेप ऑफ द फीचर्स आर नॉट चेंज एंड डिस्टेंस आर करेक्ट टू द स्केल। सो प्रोपोर्शन और शेप जो होता है वो भी चेंज नहीं होता है और डिस्टेंस एकदम कलेक्टरी होते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा का आंसर, सॉरी दूसरा पॉइंट। तो यहाँ पर आइए हम लोग तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, क्या है तीसरा, ये हम लोग का लास्ट पॉइंट है। सो इट इज आल्सो द मोस्ट एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ कर्व सरफेस। तो ये जो होता है सबसे ज़्यादा एक्यूरेट वे होता है अर्थ का जो कर्व सरफेस होता है, जो मुड़ा हुआ सरफेस है, बैंड सरफेस है, उसको दिखाने का जो सबसे एक्यूरेट सबसे बेस्ट वे है वो अर्थ ही है, सॉरी वो ग्लोब ही है, ठीक है। क्योंकि वो एक 3D शेप होता है। मैप तो हम लोग का 3D शेप नहीं होता है, एक 2D प्लेन में बनाया हुआ ड्राइंग होता है। बट जो एक ग्लोब होता है वो हम लोग का 3D में हम लोग को सब कुछ दिखा सकता है, ठीक है। वो कर्व भी दिखा सकता है, कहाँ पर कर्व है, कहाँ पर गड्ढा है, कहाँ पर ऊंचाई है। तो इसलिए ग्लोब को काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है एज कम्पेयर टू एनी टाइप्स ऑफ अदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ। तो ये हो जाए हम लोग का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, व्हाट इज एन इक्विनॉक्स। तो इक्विनॉक्स क्या होता है हम लोग को इसको डिफाइन करना है। एंड विच सीजन्स आर इंडिकेटेड बाय इट इन द बोथ हेमिस्फीयर, और कौन सा सीजन को इंडिकेट करता है बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में, इसके द्वारा, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हम लोग का 16 का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो इक्विनॉक्स इज एन इवेंट, एक ऐसा इवेंट होता है इन विच अ प्लैनेट्स सब सोलर पॉइंट पास थ्रू इट्स इक्वेटर। मीन्स इक्वेटर जो एक इमेजनरी लाइन है उस पे जो होता है हम लोग का सन का डायरेक्ट ले पड़ता है। मीन्स जो सन जो है इक्वेटर के जस्ट अबव होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, जहाँ पर दिन और रात दोनों सेम हो जाता है। मीन्स जितना ड्यूरेशन दिन का होगा उतना ड्यूरेशन रात का होगा, और उसी को हम लोग इक्विनॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसको की समझ रहे हो, इक्विनॉक्स में जनरली होता क्या है, अगर ये आपका अर्थ है तो अर्थ पे जो यहाँ पर मान लो दिन हो गया इतना, ठीक है, और इतना रात हो गया, तो दिन और रात जो है दोनों आपका सेम हो जाएगा, ठीक है। सेम टाइम का हो जाता है इक्विनॉक्स, ऐसा समय होता है। किस दिन होता है तो वो हम लोग नीचे देखेंगे, ठीक है। तो इतना समझिए। अब देखो, द इक्विनॉक्स आर the only time when both the northern and southern hemisphere are experience roughly equal amount of day and night time। वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, दोनों में जो होता है इक्वल डे एंड नाइट टाइम होता है। तो इतना समझिए, यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो नीचे जो है हम लोग का कब होता है वो हम लोग को बताना है। और समझ गए, यहाँ पर दो हम लोग को पूछा भी था कौन सा दोनों हेमिस्फीयर में होता है, तो देख लो कौन अफेक्ट होता है इससे, तो नॉर्थ और साउदर्न दोनों इफेक्ट होता है, ठीक है। तो दो पूछा था तो वही दो है यहाँ पर। और यहाँ पर देखो, ऑन अर्थ देयर आर 2 इक्विनॉक्स एवरी ईयर, ठीक है। मीन्स एक साल में 2 बार होता है। कब कब होता है, सबसे पहला होता है 21 मार्च को और दूसरा होता है 22 सितंबर को। इस 2 दिन जो होता है हम लोग को इक्विनॉक्स देखने को मिलता है। तो अगर आपको नहीं पता था, देखना चाहते हो, तो इस समय में जो है आप लोग देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो ये 2 दिन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, नेम द 2 मेजर गैस ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम लोग को दो सबसे ज्यादा मेजर मीन सबसे ज्यादा अमाउंट में फैला हुआ गैस एटमॉस्फेयर का बताना है, और राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ ईच, और हर एक का हम लोग को सिग्निफिकेंस भी बताना है। मीन जो 2 लिखेंगे उसका हम लोग को इंपॉर्टेंस भी बताना होगा। सिग्निफिकेंस को इंपॉर्टेंस का एक ही बात होता है। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा 17 का, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर द 2 मेन गैसेस इन आवर एटमॉस्फेयर। सो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है 2 मेजर गैस होता है हम लोग का एटमॉस्फेयर में, जहाँ पर नाइट्रोजन जो होता है पूरा 78% और ऑक्सीजन जो होता है
1% का है, बाकी जो बचा हुआ परसेंट 1-2% वो जो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्गन, न्यूरॉन, बाकी जो सब बचा हुआ है वो ले लेता है, ठीक है। मीन जो हम लोग का सबसे ज़्यादा फैला हुआ, सबसे ज़्यादा डेंस जो होता है वो होता है हम लोग का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इन दोनों के अलावा बाकी सब गैस होते हैं बट काफ़ी ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। मीन्स ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगा इसलिए ये दोनों प्रेजेंट है। तो यहाँ पर देखो सिग्निफिकेंस हम लोग देखेंगे हर एक का, ठीक है। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का सबसे पहले हम नाइट्रोजन का यहाँ पर देखें। तो नाइट्रोजन का क्या सिग्निफिकेंस होता है? सो इट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा। तो नाइट्रोजन का जो होता है हम लोग का काम पड़ता है न्यूट्रिएंट्स बनाने में, जैसे प्रोडक्शन ऑफ एमिनो एसिड जो कि हम लोग के शरीर के अंदर भी बनते हैं बाहर भी बनते हैं। प्रोटीन भी हम लोग का शरीर के अंदर भी बनता है बाहर भी बनता है। उससे न्यूक्लिक एसिड भी हम लोग का शरीर के अंदर भी बनता है और बाहर भी बनता है। तो ये तो हो गया हम लोग का नाइट्रोजन का। और ऑक्सीजन का सिग्निफिकेंस सभी को पता है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो हम लोग नहीं होंगे। सो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग सर्वाइवल। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन ही हम लोग का होता है, ठीक है। जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो हम लोग CO2 छोड़ते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 18 है वो बोला है विच कंट्रीज फॉर्म्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। मीन्स इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है, जो आसपास के देश है, कौन कौन से कंट्री, वही पूछा यहाँ पर। वाई इट इज कॉल्ड सो, और क्यों उनको आखिर सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, इसके बारे में बताने। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका हम लोग का आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो हम लोग को इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला तो इंडिया सब कॉन्टिनेंट का नाम बताना है, तो वो देख लो यहाँ पर क्या होगा। द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स कंसिस्ट ऑफ इंडिया, भूटान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो ये जो है हम लोग का टोटल 1 2 3 4 5 6 7 जो है हम लोग का टोटल सब कॉन्टिनेंट है इंडिया का, ठीक है। यहाँ पर चाइना का नहीं जिक्र किया गया है तो आप लोग वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो द टर्म subcontinent signify a subdivision of a continent that has a distinct political, geographical or cultural identity and also a large land mass somewhat similar than a continent। यहाँ पर continent है नहीं, यहाँ पर country होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर country कर लेना। तो यहाँ पर उसको आखिर क्यों सब कॉन्टिनेंट किया जाता है, क्यों उसको अलग कर दिया गया, सब कॉन्टिनेंट बोला जा रहा है, तो उसका यहाँ पर आंसर समझो। यहाँ पर उसको इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसका अलग पॉलिटिकल एंड ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है, जिस वजह से वो एक साथ एक देश में नहीं रह सकती, इसलिए उसको अलग अलग कर दिया गया ताकि वो लोग अपना कल्चर, अपना आइडेंटिटी अपने लोगों के साथ अलग देश, अलग दुनिया में रह सके। तो इसलिए जो है हम लोग को यहाँ पर उसको सब कॉन्टिनेंट का नाम देना पड़ता है। तो ये हो जाएगा आंसर। दोनों समझ गए, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 19 है वो बोल रहा है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। तो हम लोग को जो इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करना है, ये काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लेना। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और यहाँ पर है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर ट्रॉपिकल नहीं लिखा है तो आप लोग यहाँ पर ट्रॉपिकल लिख सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं आखिर इसमें फर्क क्या है। तो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होगा। दिस फॉरेस्ट आर आल्सो नोन एज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, इसी को रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। और डेसिडियस फॉरेस्ट को मानसून फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। दिस फॉरेस्ट डू नॉट शेयर देयर लिप्स, ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये अपना लीड्स को जो है फैलाते नहीं है, शेड नहीं करते। दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग समर, ये जो अपना लिप्स को तो सेट करते हैं बट ड्यूरिंग समर सीजन ही ऐसा किया जाता है, ठीक है। ऑल टाइम नहीं होता है, सिर्फ समर सीजन में ये ऐसा करते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। यहाँ सॉरी तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखो, दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ एरिया रिसीविंग मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अभी क्योंकि यहाँ पर इसको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा गया है तो ऑफकोर्स इसको ज़्यादा रेनफॉल चाहिए होगा, जो कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर दीज फॉरेस्ट आर फाउंड इन अ एरिया रिसीविंग एनुअल रेनफॉल बिटवीन 70 टू 200 सेंटीमीटर भी चलेगा, ठीक है। मीन्स ये फॉरेस्ट को ज़्यादा रेनफॉल नहीं चाहिए होता है। नीचे इसके एग्जाम्पल्स दे रखे, ठीक है। ये जो है इसके एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एग्जाम्पल है, ठीक है। दोनों इसका एग्जाम्पल है। यहाँ पर जितना रोज़वुड है, यहाँ पर साल है, सैंडलवुड भी होना चाहिए, ठीक है। तो वुड लगा देना, तो यहाँ पर वुड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कुछ कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग लिख लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है, ठीक है। ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको हटा दो, ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है। तो आप लोग को समझ भी नहीं आएगा। तो हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेम 3 ग्रेट एम्पायर्स ऑफ साउथ इंडिया। साउथ इंडिया के जो 3 ग्रेट एम्पायर्स थे उनका नाम बोलने बोल रहा है। मेंशन द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट देम, उनके सोर्स ऑफ मेन इन्फॉर्मेशन क्या थे, उसका मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या था वो भी आपको बताना है। ठीक हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको काट दो। 21 नंबर क्वेश्चन का हम लोग आंसर देखते हैं। देखो 21 नंबर का आंसर क्या होगा, साउथ इंडिया ड्यूरिंग द संगम एज, संगम एज के समय जो था वाज रूल्ड बाय द 3 डायनेस्टी। 3 डायनेस्टी का ही पूरा दुनिया पे नहीं, हम लोग का जो कंट्री है उस पर राज चल रहा था। कौन कौन था, 3 डायनेस्टी में चेरास, चोलास और पांड्यास, 3 मेन डायनेस्टी थे। ऐसा नहीं था कि और भी डायनेस्टी नहीं थे, बट ये जो था मेन डायनेस्टी था। और देखो यहाँ पर द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस किंगडम्स इज ट्रेस्ड फ्रॉम द लिटरेरी रेफरेंस ऑफ द संगम पीरियड। और द मेन सोर्स जो था इसका इन्फॉर्मेशन वो था लिटरेरी रेफरेंस ऑफ द संगम पीरियड। तो इस तरह हो जाएगा हम लोग का 21 नंबर का आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अब आइए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है व्हाई इज कनिष्का फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। सो जो कनिष्का थे वो इंडियन हिस्ट्री में आखिर क्यों फेमस है, कोई तो वजह रहा होगा जो कि कनिष्का इंडियन हिस्ट्री में इतने फेमस हो गए, तो उसी के बारे में हम लोग को बताना है, ठीक है। तो आइए हम लोग इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 22 का, जो कि 3 मार्क्स का है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो आइए हम लोग समझने का कोशिश करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर देखो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है? कनिष्का वाज़ अ ग्रेट पैट्रोन ऑफ द महायाना बुद्धिज्म एंड डिड मच टू सपोर्ट इट्स ग्रोथ। तो कनिष्का जो थे वो एक ग्रेट पैट्रोन थे, मीन्स पैट्रोन उनको कहा जाता है जो कि जो आर्टिस्ट सब होते हैं उनको पैसा देते हैं, उनके जगह उनकी पेंटिंग खरीदते हैं, ठीक है? मीन्स जो पैसा दे के पेंटिंग खरीदेंगे उसको हम लोग पैट्रोन बोलेंगे। तो यहाँ पर जो कनिष्का थे वो ग्रेट पैट्रोन थे महायाना बुद्धिज्म के, और काफ़ी ज़्यादा काम किए थे इनके ग्रोथ के लिए। सो ही इज़ क्रेडिटेड विद द बिल्डिंग मैनी टेम्पल्स एंड स्तूपास। तो इनको क्रेडिट दिया जाता है किस वजह से? काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मैनी टेम्पल्स एंड स्तूपास इंक्लूडिंग द फेम्ड महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। सो महाबोधि टेम्पल जो कि बोध गया में मौजूद है, इन्होंने ही बनाया था, ठीक है? ही आल्सो सेंट मिशनरीज टू स्प्रेड द फेथ अक्रॉस एशिया एंड बियॉन्ड। उन्हीं ने ही मिशनरीज भेजा था ताकि एशिया और उनके बियॉन्ड में भी बुद्धिज्म फैल सके। तो इस वजह से भी उनको पैट्रोन, ग्रेट पैट्रोन बोला जाता है, ठीक है? आगे हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर बोला जा रहा है। सो ही आल्सो स्पेंट मिशनरीज, तो ये तो हो तो गया। यहाँ पे देखो अंडर कनिष्का रूल द कुशन एम्पायर रिच इट्स पीक। और कनिष्का रूल के अंदर ही कुशन एम्पायर जो था वो अपनी पीक तक पहुंच पाया, ठीक है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर। होप सो कि समझ गए हो, ये तो याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो 24 नंबर क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है? स्टेट द कंडीशन ऑफ द सोसाइटी ड्यूरिंग हर्ष रूल। ठीक है, तो हर्षा का जब रूल था, हर्षवर्धन का जो राजा थे, उस समय जो उनकी सोसाइटी का कंडीशन था वो कैसा था, हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? अभी तक हम लोग जो जितना भी 3 मार्क्स का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब करा रहा हूँ मैं, ठीक है? तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया। 100 लाइक एम वीडियो का टारगेट है, उसको भी जरूर से यार पूरा कर लेना। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ड्यूरिंग द रूल ऑफ द किंग हर्षवर्धन द सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। अब कौन सा 4 ग्रुप है? तो इसके बारे में मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। देयर वेर नो पर्दा सिस्टम एंड इंटरकास्ट मैरिज एट दैट टाइम, बट देखो उस समय जो था पर्दा सिस्टम या फिर इंटरकास्ट मैरिज नहीं होता था। पर्दा सिस्टम मीन्स घर की जो महिलाएं हैं उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है? कर्टेन से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, ऐसा है। और इंटरकास्ट मैरिज जो था वो नहीं होता था, बट कुछ सोशल इविल्स थे, जैसे कि सती सिस्टम था उस समय, चाइल्ड मैरिज था, और पॉलीगैमी इन प्रैक्टिस था, ठीक है? पॉलीगैमी मीन्स एक से ज़्यादा वाइफ रखने को पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है? कोई भी मैन अगर एक से ज़्यादा वाइफ रखता है तो उसको हम लोग पॉलीगैमी सिस्टम बोलेंगे। तो उस समय ऐसा नहीं था कि पर्दा सिस्टम नहीं था और इंटरकास्ट मैरिज सिस्टम नहीं था, बट और भी कई सारे सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, ये काफ़ी ज़्यादा इन प्रैक्टिस था। तो इसलिए जो है इस रूल को जो है सोसाइटी कैसा था इसको हम लोगों को बताना था, ठीक है? तो फोर्स ग्रुप्स में डिवाइडेड था, पर्दा सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं था पूरी तरीके से नहीं था, बट काफ़ी ज़्यादा कम था। प्रैक्टिस में जो था वो हम लोग का सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था और पॉलीगैमी था, ठीक है? तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो 25 नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि डिस्क्राइब द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ द पल्लवास। सो पल्लवास जो था, पल्लवास जो डायनेस्टी था, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था उसके बारे में बताना है। तो सिस्टम मिला के रख देना है, इसका आंसर देखना है। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, और यहाँ पर जो है ये 24 ना होकर 25 होगा, ठीक है? तो ये 25 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया होगा। यहाँ पर देखो 25 नंबर का क्वेश्चन है, इससे पीछे भी जो है वो 24 का होगा, ठीक है? तो थोड़ा लिखने में थोड़ा गलती हो जाती है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर देखो द पल्लवास हैज फॉलोड द सिस्टम ऑफ मोनार्ची। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था? तो यहाँ पर मोनार्ची का रूल चलता था। क्या होता था? द किंग वाज द हेड ऑफ द किंगडम। तो मोनार्ची में ऐसा होता है कि किंग जो होता है वो हेड होता है किंगडम का, और उसको कोई भी पार्लियामेंट सब्जेक्ट करके नहीं रख सकता है। मीन्स वो सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं होता है, ठीक है? मोनार्ची है, उसका आगे का जो बेटा होगा वो भी राजा बनेगा, वो खुद भी राजा बनेगा, जो चाहे वो कर सकता है। एज टाइप ऑफ डिक्टेटरशिप आप लोग समझ सकते हो, ठीक है? सो हेरिडेटरी सक्सेशन टू द थ्रोन हैज बीन प्रैक्टिस। हेरिडेटरी सक्सेशन था मीन्स राजा का बेटा राजा बनेगा। द एल्डेस्ट सन वुड बी द नेक्स्ट रूलर। जो सबसे बड़ा बेटा होता है तो वही उसका नेक्स्ट राजा बनेगा। द पल्लवा किंग हैज कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ गॉड। और उनको लगता था, ऐसा था नहीं, बट उन लोगों को लगता था वो रिप्रेजेंटेटिव है गॉड्स के। तो ये हो जाएगा 25 नंबर का आंसर, ठीक है? 24 नहीं है, 25 है। तो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग का जो 26 नंबर क्वेश्चन है वो बोला है कि हाउ डिड कोची बिकम अ सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर। तो आखिर कैसे कोची जो है इंडियन कल्चर का सेंटर बन सका। तो इसको हम लोग को बताने, इसकी कहानी बताना है, ठीक है? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग को ऑफकोर्स ब्रीफ में ही बताना होगा, बट बताना तो है। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे आखिर कैसे कोची सेंटर बन सका इंडियन कल्चर का। तो इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा 25 नंबर का आंसर। अमॉन्ग द किंगडम्स ऑफ सेंट्रल एशिया कोची वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्लोरिशिंग सेंटर ऑफ द इंडियन कल्चर। इट वाज द किंगडम वेयर द सिल्क रूट क्या होता है आप लोग आगे आने वाली क्लास में पढ़ोगे, क्लास 10 में पढ़ोगे, ठीक है? जाके सिल्क रूट वैसा रूट होता है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड होते हैं, ठीक है? काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो होता है, इसलिए इसको ज़्यादा सिर्फ इसमें सिल्क का ही ट्रेड होता था, जो कि स्टार्ट हुआ था चाइना से और गया था यूरोप तक, ठीक है? तो इसके बारे में आप लोग आगे पढ़ोगे। तो यहाँ पर फिलहाल देखो, इट वाज द किंगडम वेयर द सिल्क रूट बाइफरगेट्स एंड मेड द डंगहुआंग केव इन चाइना अगेन। थस देयर इज अ नॉर्दर्न एंड द साउदर्न सिल्क रूट। तो यहाँ पे क्या था, साउदर्न और नॉर्दर्न सिल्क रूट का एक टाइप ऑफ मिश्रण हो रहा था, ठीक है? केव हो रहा था, जो कि चाइना से स्टार्ट होकर यूरोप तक पहुंचा था। तो इस वजह से जो है कोची को एक टाइप ऑफ कहा जाता है सेंटर, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड्स हुआ करते थे। नहीं समझ में आया तो समझ लो कि कोची में जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हुआ करता था, ठीक है? जो कि चाइना से अदर कंट्री पे हुआ था और यहाँ पर डंगहुआन केव से वो गुजरता था चाइना से अगेन, ठीक है? तो ये हो जाएगा 25 नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बट इस वीडियो में नहीं, हम लोग जिसकी नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे, इसमें जो है हम लोग यहीं से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हो सके वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप के वीडियोज़ हम लोग लाते रहते हैं, ठीक है? तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।